वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीनेशन और उससे मुतल्लिक जो काफ़ी सारे मिथ्स, र्यूमर्स और सब कुछ चल रहा है। उस पर एक जर्नल सा ओवरव्यू देंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो वो चीज़ें चल रही हैं वो मिथ्स ही हैं। ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो शायद वीडियो के दौरान साइड पे कहीं पे कुछ क्लिप्स ऐसे चलाए जाएं जिनसे ये साबित किया जाए कि जो चीज़ें लोग कह रहे हैं उनमें किस तरीके से जो है वो फेक बात है और जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीके से ठीक है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप कोई भी वैक्सीनेशन देखें, किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन देखें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं होते जिस तरीके से कई दफ़ा उसको फैला दिया जाता है या कह दिया जाता है जो चीज़ें कही जाती हैं। अब देखें, कोरोना एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। हम लोग पहले ही बहुत सी और डिजीज़ से मुतल्लिक जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। जितनी भी डिजीज़ आती हैं, कुछ भी नया आता है, आपका मोबाइल आया, आपका लैपटॉप आया, यूट्यूब आई, टिकटॉक आया, जो भी चीज़ आती है उससे मुतल्लिक जो कुछ लोग हैं, एक ख़ास तबका है जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी लिंक, मतलब उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं। अब देखिए, मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बात करेंगे, रिलीजन से रिलेटेड रिलीजन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बात करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, या जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ऑब्वियसली जो स्पेसिफिक इंजीनियर हैं उस मुतल्लिक वो बात करेंगे। अब मेडिकल के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। अब आप अगर देखें तो जब भी दीन की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, तब रिलीजन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जी हमें बात करनी चाहिए। एक आम आदमी कौन होता है ये बात करने वाला, और ये वो फतवे लग जाते हैं, इवन काफिर कह दिया जाता है, उसको दायरा दीन से बाहर भगा दिया जाता है, मतलब फतवों के थ्रू। और जो उनके ख़ास होते हैं नुमाइंदे, जिनको आप उनके ख़ास कुछ भी कह सकते हैं आप, मैं कोई टर्म नहीं यूज़ करूँगा, वो लोग हैरस करना शुरू कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है मेडिकल की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तो वो लोग जिनको इस बारे में पता ही नहीं है वो अपनी राय देते हैं और उस राय में ये कहते हैं कि फलाने की, देखें जब भी कुछ होता है उसके पीछे साजिश ही क्यों हमें नजर आती है। हम हर दफ़ा कोई भी चीज़ हो उसके पीछे साजिश लेके बैठ जाते हैं। पोलियो की वैक्सीनेशन है, आज तक पाकिस्तान से पोलियो नहीं निकला, सिर्फ उसकी वजह क्या है कि उसको लेके बहुत सारे अभाम हैं। यार पता नहीं कितने लोग आज तक पोलियो से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं, वो ठीक भी हैं, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनरल वाटर को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से जितनी भी वैक्सीनेशन हैं उनके मुतालिक बहुत से अवाम, जब भी कोई वैक्सीनेशन आती है, कुछ भी आता है, वो कहते हैं जी ये दज्जाली ताकतें हैं और ये करना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक वो एक चीज़ घिस पिट जाती है, दुनिया उसमें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, तब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उसका नुकसान क्या होता है कि हम पीछे रह जाते हैं। अब अगर आप देखें तो कोविड वैक्सीनेशन के मुतल्लिक बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो है वो कहीं के ऐसे है वैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ और बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को बुखार हुआ, किसी को कोई दर्द हुई, और ये चीज़ें आप इवन अगर टाइफाइड की वैक्सीन लगवाएं तब भी आपके साथ हो सकता है। आई थिंक सो मैंने जब टाइफाइड की वैक्सीन लगवाई थी तो मुझे बुखार हुआ था, मैंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाई थी तो शायद मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिम्टम्स के साथ ये चीज़ें होती हैं, बट दैट डजेंट मीन्स के वो जो है ना उस पर साइड इफेक्ट कर रही हैं। वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए कई दफ़ा आपका सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहा होता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करनी होती हैं, तो इसलिए वो उसको आउटर बॉडी समझ के उसके साथ, ये एक मेडिकल चीज़ है कि जब भी आप कोई भी चीज़ किसी के अंदर डालते हैं तो कई दफ़ा आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। और रेजिस्टेंस शो करने का सबसे जो तरीका है वो यही है कि आपकी बॉडी में बुखार हो जाता है, नॉर्मली ज़्यादातर यही होता है। अब वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें एक अलग कहानी है, इस पे मेडिकल के लोग बेहतर बता सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जब वैक्सीन लगती है उसके बाद बुखार होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसने आप पे साइड इफेक्ट किया है। उसका मकसद ये है कि वो आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बॉडी ने ख़ास तौर पे जो एंटीबॉडीज़ बनानी थी या उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना था,
اس نے اس کو سمجھا کہ یہ کوئی آؤٹر باڈی ہے, یہ میری باڈی کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اس نے ایک ریئیکشن شو کیا. اب ود ٹائم وہ اینٹی باڈیز اور باڈیز کا جو امیون سسٹم ہے جب آپس میں انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے, اور وہ نارملائز ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کووڈ کے اندر اگر آپ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ایون ویکسینیٹڈ ہونے کے بعد بھی آپ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویکسینیٹڈ ہے تو آپ انفیکٹڈ نہیں ہوں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ سیریس ڈیزیز سے بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب ایٹ لیسٹ اللہ دیکھیں نا, ڈیتھ تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ بیڈ پہ نہیں جاتے, آپ کو بہت زیادہ اسپیشلی وینٹیلیٹر پہ نہیں جانا پڑتا, یا آپ کو ڈیتھ سے بچانے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں, یا سیریس کنڈیشن کے چانسز جو ہے وہ آپ کے جو ہے کم ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سیریس کنڈیشن میں نہیں جائیں گے. آپ کو ڈیتھ سے بچنے کے, سیریس کنڈیشن سے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں. اب کووڈ ویکسینیشن سے بہت سے لوگوں کو بہت سے فوائد بھی ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو اگر نیند نہیں آتی تھی ان کو بہترین نیند آنا شروع ہو گئی. کئی لوگوں کو کچھ چیزیں ہوتی تھی کیونکہ امیون سسٹم بہتر ہوا ان کے ساتھ وہ چیزیں ہونا ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی لوگ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور جو لوگ میتھس لا کے لے آ رہے ہیں کہ جی ہمارے اندر چپ, آج تک ابھی تک ایسی کوئی چپ نہیں ہے. آپ اگر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ جس کو آپ کی باڈی کے اندر ایک بالکل اتنے باریک سے انجیکشن, یہ باریک انجیکشن تو انسولین ٹائپ انجیکشن ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انجیکشنز لگتے ہیں, اس میں اس انجیکشن کے ذریعے آپ کے اندر کوئی بھی چپ نہیں ڈالی جا سکتی. اب لوگ کہیں گے جی جو ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے اس میں سٹنٹ ڈلتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب جو سٹنٹ کی وینز ہیں وہ بھی, اور جو اسپیشلی اس کے اندر وہ ایک جلی سی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کرتی, اس کا کام صرف اور صرف اس وین کو اوپن رکھنا ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, اور وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے, اور اس کا کام صرف اس وین کو کھلا رکھنا ہے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور وہ آپ کی باڈی کے اندر نہیں. دوسری چیز, اتنی چھوٹی سی جو آپ کی چپ ہوتی ہے, اس کو انرجی کہاں سے ملے گی؟ انرجی ملے گی تو یہ کوئی نہ کوئی سگنلز وغیرہ دے گی. اب لوگ کہیں گے جی ٹیگنگ ہو رہی ہوتی ہے فش وغیرہ کے اندر, تو وہ ایک سائز آف چپ ہوتی ہے اور اس کی ایک لائف ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ کام نہیں کرتی. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میگنیٹ چپک رہا ہے یہاں پہ, تو آپ کبھی بھی اتنی چھوٹی چپ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ایک میگنیٹ کو اس طریقے سے ٹکا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی سے سلپ نہ کرے. اور جو باقاعدہ لوگوں نے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہ ان کی باڈی, یہ جو کبھی یہ ہڈی ہوتی ہے ٹوٹی تھی, اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے راڈ وغیرہ ڈالے ہوئے تھے یا اسکروز وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس کو فٹ کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اسپیسیفک جگہ پہ چپک رہی تھی. کیونکہ اکثر اوقات آپ کی یہاں سے جب یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, شولڈر ڈسپلیسمنٹ, تو یہاں پہ آپ کے وہ ڈالیں گے نا, یہاں پہ تو نہیں نا ڈال دیں گے. اگر آپ کی بون فریکچر ہوتی ہے تو اوبیسلی اگر یہاں سے ہوئی ہے تو یہاں پہ ڈالیں گے. اس طرح آپ کی ایلبو اگر ڈسپلیس ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ ڈلیں گے نا, اس سسٹم کو ریپلیس کریں گے. نی کی سرجری ہوتی ہے یا نی کی وہ جو اوپر بون ہوتی ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں, تو اس کے لیے پھر وہ وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ کسی نے کہا کہ جی اس بلب کو لائٹ اپ کر کے دکھایا. اب خود ذرا جرنلی آپ سوچیں کہ بلب اتنی چھوٹی سی, اگر مان لیا جائے کہ ایک چپ موجود ہے, اس چپ کو بہت ہی کم انرجی ریکوائر ہوتی ہے. اب اگر وہ چپ اتنی پاورفل ہے, اس کے اندر اتنی بڑی بیٹری موجود ہے کہ وہ ایک بڑے بلب کو, جو کم سے کم میرے خیال سے 12 واٹ کا تو ہوگا نا, 12 واٹ کے بلب کو لائٹ اپ کر دیتا ہے, تو وہ تو بہت پاورفل چپ ہے. وہ تو پھر ہمارے موبائلوں میں بھی لگنی چاہیے, اتنی بڑی بڑی بیٹریز کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے, بلب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو بلب بیٹریز پہ چلتے ہیں ان کے لیے وہ بیٹری کی پاور اچھی خاصی ہوتی ہے, اس کا سائز اچھا خاصا ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں چل رہے ہوتے جو ریچارجیبل آپ کے یہ بلبز وغیرہ ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نارمل بلب کے مقابلے میں سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیٹری کو انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا, وہ 3-4 گھنٹے کا بیک اپ ہی نہیں دے پا رہے ہوتے. مطلب اس سے اگر وہ بیک اپ دے رہے ہیں 3-4 گھنٹے کا, تو اس بیٹری کا سائز تو دیکھیں نا آپ کیا ہے, اور اس کو چارجنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اب اگر وہ سپوز مان لیا کہ چپ چلی گئی اس نے, تو وہ تو جتنی چپ ہے جتنی اس کے اندر بیٹری ہے اس کو تو فوراً ڈسپوز اوور, وہ چپ تو ختم ہوگی. کہ مطلب آپ نے بلب لگایا. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو وہ میگنیٹ والا, تو آپ کو پتا ہے کہ کسی کی اندر میٹل تھا, یا کسی نے سپوز یہاں پہ اپنی ایلبو کے اپنے یہ مطلب بغل کے اندر جو ہے وہ اس نے میگنیٹ رکھا یا ادھر رکھ لیا اور اس طرح بازو کر کے اور ادھر چپکا دیا. یا پھر کیا ہے کہ جس میں وہ بلب لائٹ اپ کر رہے تھے. اب کچھ بلبز ایسے ہیں جو یہ ٹیکنالوجی, ہمیں ٹیکنالوجی کا ہی نہیں نا پتا, کچھ بلبز ایسے ہیں جن کو آپ اگر کسی سرفیس پہ ٹچ کرتے ہیں تو وہ لائٹ اپ ہو جاتے ہیں.
तो वो वाले बल्ब्स बेसिकली यूज किए जा रहे थे और वो एनलाइटन किया जा रहा था। उनको आप किसी भी सर्विस से टच करेंगे जिसके थ्रू उनका सर्किट कंप्लीट हो सके, ठीक है, तो वो लाइट अप हो जाएंगे। अब 12 वॉट का बल्ब आप किसी भी छोटी चिप, आप इतनी सी चिप ले लें, उसके इर्द गिर्द रख लें, कभी भी लाइट अप नहीं होगा। बेशक आप एक सर्किट ले लें, उससे भी लाइट अप नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक आप उसको उसके साथ अटैच नहीं करेंगे, वायरिंग कहां से हो रही है आप, मतलब आपकी बॉडी, बिल्कुल समझ में आता है कि आपकी बॉडी से करंट पास होता है, बट इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है। आपकी बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर नहीं है। एयर के मुकाबले जरूर कंडक्टर अच्छी है, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक साइड से आप मतलब बॉडी के अंदर कहीं वेन में चिप मौजूद है। और एक मजे की बात यह है कि अगर वो चिप लगाते भी हैं, सपोज एक छोटी सी चिप है जो एक कैप्सूल के साइज की है, वो आपके इधर इस जगह पे लगाएंगे तो यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। कट लगा के वो डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ है, वहां पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है ब्लड के साथ, तो वो वहीं तो स्टिक नहीं रहेगी, वो तो सर्कुलेट करके चली जाएगी आगे पीछे। जो चिप्स लग रही होती हैं यहाँ पे या कहीं पे, वो एक जगह पे होती हैं और वो जगह पे बकायदा बड़ा सारा कट महसूस होता है आपको, क्योंकि वो किसी आर्टरी या वेन के अंदर, आर्टरीज और वेन्स के अंदर नहीं लगाई जाती, वो बेसिकली लगाई जा रही होती हैं आपके बॉडी के अंदर। अगर वो आर्टरीज और वेन्स की होती हैं तो वो बिल्कुल जो हार्ट के अंदर स्टंट डलते हैं, वो बिल्कुल एक झिल्ली सी होती है। उस झिल्ली का मकसद सिर्फ उस वेन को ओपन रखना है और उसका कोई काम नहीं होता। वो किसी किस्म के कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, और एक टाइम पीरियड के बाद वो अपनी अफादियत खो देती है और उसको भी निकाल लिया जाता है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा लें तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये है कि जी मुझे वैक्सीनेशन नहीं करवानी, इस्लाम में वैक्सीनेशन से मनाही नहीं है, हराम नहीं है वैक्सीनेशन। अगर फिर भी कोई समझता है कि मुझे वैक्सीनेशन नहीं करवानी, बहुत से उलमाए कराम जो है, सॉरी मैं एक बीच में बात याद आ रही है तो वो कर रहा हूँ, बहुत से उलमाए कराम भी ये कह चुके हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, तो आपको मेरे ख्याल से करवा लेनी चाहिए। और बहुत से लोग जो ये कहते थे कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी, जब उनको ऑफिशियल अथॉरिटीज ने पकड़ के थोड़ा सा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसी बात कर रहे थे। अब देखें ना, एक बंदा डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या पता कि यार इसमें क्या है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, मैं जरूर लोगों को बर्ड्स में जेनेटिक्स की भी कंसल्टेंसी दे देता हूं, बट मैं उनको ये भी कहता हूं कि आई एम नॉट अ जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो एक लर्निंग है, और वो लर्निंग कहां से ली है, वो डिफरेंट आर्टिकल से पढ़ के ली है। अब कई आपको ऐसे आर्टिकल्स दिखाए जाएंगे जिनमें बताया जाएगा कि जी कोविड फ्रॉड है, ये है, वो है, लेकिन अगर आप देखें तो जो उन आर्टिकल्स को लिखने वाले हैं उनकी ओवरऑल वर्थ अगर आप चेक करें तो वो भी गलत होती है। हमारे यहाँ तो मैसेजेस सर्कुलेट कर दिए जाते हैं मेडिसिन से मुतल्लिक, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि हर चीज एक सिस्टम से पास ऑन होके आ रही है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो एक मेडिसिन बेचती है और वो एक मैसेज सर्कुलेट करवाएगी कि जी मेरे से इस मेडिसिन में गलत, पहली बात है अगर वो गलत डला है तो वो उनके सिस्टम से ही पास नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता पास हो भी गया है, वो मेडिसिन मार्केट में आ गई, उनको बाद में पता चला, तो वो मेडिसिन को चुप करके वापस उठाएंगे, क्योंकि उनका नाम खराब होगा अगर पब्लिक को पता चल जाएगा। तो ये मोस्टली औकात मैसेजेस जानबूझ के सर्कुलेट करवाए जाते हैं, चाहे वो किसी मुखालिफ कंपनी की तरफ से हो या किसी ऐसे ही सोर्स से हो जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेहरबानी करके आप ऐसी चीज़ों पे मत जाया करें। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको कोई हदीस, कोई कुरानिक आयत आती है, आप पहले उसको वेरीफाई करें कि वाकई ये ठीक भी है या नहीं है। मैंने अक्सर हदीसें ऐसी देखी हैं जिनको जो उनका रेफरेंस नंबर दिया गया होता है वो रेफरेंस नंबर ही गलत होता है। अगर एक हदीस का रेफरेंस नंबर ही गलत है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये हदीस जेन्युइन है या नहीं। तो कोशिश किया करें आप जो चीज भी देख रहे हैं उसके मुतालिक डिफरेंट आर्गूमेंट्स पढ़ने की कोशिश करें, और डिफरेंट आर्गूमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हमें बताई जा रही हैं ये जो है ना मतलब ये ठीक नहीं है। इसके मुतालिक और भी बहुत सारे व्यूज मौजूद हैं जो ठीक हो सकते हैं, हमें उनको देखने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूंगा वैक्सीनेशन करवा लें तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करवानी तो एटलीस्ट दूसरों को मत डिस्करेज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।